हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात करा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सब के बारे में बात करा था, ठीक है। और आज के इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, वैद्युत बल रेखाएं करती क्या है, कहाँ पे इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। आज की हमारी टॉपिक है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं, ये हेडिंग है। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं। तो क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं? तो वैद्युत क्षेत्र को बताने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसको नाम देते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये सिर्फ वैद्युत क्षेत्र को बताती है कि कहीं पे वैद्युत क्षेत्र अगर है तो किस तरीके से काम करता है। कोई आवेश है तो उस आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो किस तरीके से काम करता है, ये वैद्युत बल रेखा उसी के बारे में बताती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखा असल में होती है कि नहीं। तो एक चीज याद रखना, वैद्युत बल रेखा वास्तविक नहीं होती, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं असल जिंदगी में नहीं होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये नहीं होती हैं, बस मान लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक। अब मान लेते हैं, इसका मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी देता है, ठीक है। अब वैद्युत बल रेखाएं के गुण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला गुणधर्म होता है इसका, सबसे पहला गुण कि अगर कहीं पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कहीं पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, नॉर्मली वैद्युत बल रेखाओं को ऐसे आप दिखा सकते हो, ऐसे लाइंस के थ्रू दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं पे एक केवल प्लस चार्ज है, ठीक है, किसी भी जगह पे किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू आवेश है या फिर किसी भी जगह पर एक प्लस क्यू आवेश है जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब है कि उधर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब उन वैद्युत बल रेखाओं को कैसे दिखाते हैं? अगर सिर्फ प्लस क्यू आवेश हो तो प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं इस आवेश से निकल के अनंत की ओर जाती हैं, ठीक है। इस आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं, हर दिशाओं में, ठीक है। तो याद रखना कि प्लस क्यू आवेश रहेगा तो उसके लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, ठीक है। आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती है। तो अगर पूछा जाए कि अगर कोई सिंगल आवेश है आपके पास तो उसके लिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है या फिर वैद्युत बल रेखाएं उसके लिए काम कैसे करती हैं? तो लिखते हैं एकल बिंदु आवेश के लिए, एकल बिंदु धन आवेश के लिए, ठीक है, धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर, धन आवेश से निकलकर निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं, ठीक है। एकल बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, धन आवेश के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं। अब रीजन क्या होता है इसका अनंत की तरफ जाने का? तो अगर मान लो आपके पास में ये प्लस क्यू आवेश है, आपको बताना है कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ये अनंत की ओर क्यों हो रही है ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर होगी उधर ये वैद्युत बल रेखाओं की भी दिशा होती है। ये बात याद रखना कि जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी तरफ आपकी वैद्युत बल रेखाओं की भी दिशा होती है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो आप जानते हो कि जिस दिशा में या फिर जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो उसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस दिशा में आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है तो एक वहां पे परीक्षण आवेश रख देते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं कि ये आपका प्लस क्यू आवेश है, स्रोत आवेश है, और आपने वहां पे इस बिंदु पे एक परीक्षण आवेश रख दिया। अब जैसे ही आप इस पे परीक्षण आवेश रखोगे तो प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश, और जानते हो आप प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण काम करता है, ठीक है। तो इस वाले प्लस के कारण जो वैद्युत बल या फिर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से दूर होती है, क्योंकि हमने कल बात करा था कि प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की तरफ होती है। या फिर एक तरीके से भी कर सकते हो, ये वाला प्लस इस वाले प्लस पर धक्का लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जब इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये आवेश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब ये आवेश इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पे होगी, इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी, क्योंकि इस पे जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसी की दिशा में तो होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो जब ये प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण चार्ज पे बल लगाएगा, ये आवेश आपका आगे की तरफ मूव करेगा, और कहाँ तक जाएगा ये इसकी क्षेत्र पे डिपेंड करता है। तो ये मान लेते हैं कि ये अनंत तक जाएगा। तो कहते हैं कि प्लस क्यू आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है या फिर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो धनावेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती है, ठीक है। जो इसका दूसरा गुणधर्म होता है, दूसरा गुणधर्म, अगर प्लस की जगह पे आपके पास माइनस आवेश हो, ठीक है, प्लस की जगह पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज हो, तो अगर प्लस की जगह पे आपके पास माइनस आवेश है तो इसके लिए वैद्युत बल रेखाएं कैसे काम करती हैं, धनावेश के लिए निकलकर अनंत की तरफ गई थी, तो माइनस वाले के लिए अनंत से आवेश की ओर आती हैं, ठीक है। अनंत से क्या करती हैं, इस आवेश की तरफ आती हैं, अनंत से आवेश की तरफ, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका इनफाइनाइट है, तो अनंत से ये आपके वैद्युत बल रेखाएं माइनस वाले आवेश की तरफ आती हैं। तो कहा जाए कि ऋण आवेश के लिए, ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर होती हैं, या फिर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उस आवेश की ओर होती है, उस आवेश की तरफ होती है, ठीक है। याद रहेगा आपको कि अगर धनावेश के लिए पूछा जाए कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, तो धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं, और ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश की ओर आती हैं। लॉजिक इसका वही है कि अगर आपने इसका कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर आप अगर परीक्षण आवेश रखते हो, तो जैसे आप परीक्षण आवेश रखोगे, मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे आपने परीक्षण आवेश रखा, ठीक है, क्यू जीरो परीक्षण आवेश होता है। तो जैसे ही आप परीक्षण आवेश रखोगे तो ये आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आप जानते हो आकर्षण काम करता है, तो ये वाला माइनस इसको अपनी तरफ खींचेगा, और इसको अपनी तरफ खींचेगा तो आवेश आगे की तरफ आएगा, और अगर आवेश आगे की तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, आगे की तरफ होगी। तो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं उनकी भी दिशा इसी तरफ आती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर प्लस के लिए पूछा जाए वैद्युत बल रेखाएं तो धनावेश से निकलकर अनंत की तरफ, और माइनस के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उस आवेश की ओर होती हैं, ठीक है। यह है दूसरा गुण। आगे बात करते हैं तीसरे गुणधर्म की। तो अगर मान लो आपके पास में सिंगल था, ये सिंगल था, डबल प्लस मिल जाए या फिर डबल माइनस मिल जाए, ठीक है। अगर आपके पास में ये तीसरा गुणधर्म है कि आपके पास में दो प्लस चार्ज हो, ठीक है, आपके पास में क्या हो, दो प्लस चार्ज हो, तो दो प्लस चार्ज रहेगा अगर आपके पास में, तो आप ये जानना, ये याद रखना कि प्लस रहेगा तो उससे आवेश जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो। तो इस वाले से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत की तरफ जाएंगी, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, अनंत की तरफ जाएंगी। और ये वाला भी प्लस है तो इससे भी जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो भी क्या करेंगी, अनंत की तरफ जाएंगी, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं अनंत की तरफ जाएंगी, ठीक। तो ध्यान से देखना, अगर आपके पास में दो धन आवेश हो, इसको कहते हैं सजातीय आवेश, सजातीय आवेश,
तो अगर आपके पास में दो सजातीय धन आवेश रहेंगे तो उसके लिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, दोनों आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं करते। ठीक है, देखो ये भी किसी इसको टच नहीं कर रहा और ना इसकी फील्ड लाइंस इसको टच कर रही है। तो अगर दो धनावेश आपको मिल जाए तो उसके लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो भी आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती है। ठीक है, और आपके पास में अगर दो ऋण आवेश हो, अगर आपके पास में दो ऋण आवेश हो, सपोज ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस वाले के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश की तरफ होती है। इसका मतलब है कि इसके लिए अगर आप वैद्युत बल रेखाओं को खींचोगे तो अनंत से उस आवेश की तरफ जाएंगी, है ना, अनंत से आवेश की तरफ। और इसका भी बनाओगे तो इसके लिए भी अनंत से आवेश की तरफ। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो कि अनंत से आवेश की तरफ आ रही हैं, अनंत से आवेश की तरफ। और धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव सजातीय धनावेश की बात करी जाए तो सजातीय धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं, और सजातीय ऋणावेश के लिए बात करी जाए तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उस आवेश की ओर आती हैं। ठीक है, और सिर्फ एकल बिंदु आवेश के लिए, एक अकेले आवेश के लिए, धनावेश के लिए बात करेंगे तो आवेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं, और एकल ऋण आवेश के लिए अनंत से आवेश की तरफ आती है। ठीक है, ये मेनली इसके 3 गुणधर्म हुए अभी, तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, चौथे गुणधर्म की तरफ चलते हैं। तो चौथा गुणधर्म ये कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं, सपोज ये कोई वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, ये कोई वैद्युत बल रेखा है, तो इस वैद्युत बल रेखा के ऊपर किसी भी बिंदु पर, इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हो, जैसे ये मान लेते कि ये पहला पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट है, और ये दूसरा है, ये तीसरा, इसको मान लो आप चौथा पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप पहले पॉइंट पे कोई स्पर्श रेखा खींचते हो तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे, इस वाले पॉइंट पे स्पर्श रेखा इस तरीके से आएगा, इस वाले पॉइंट पे स्पर्श रेखा इस तरीके से, पॉइंट 4 पे स्पर्श रेखा इस तरीके से। तो जब भी आप वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, वो स्पर्श रेखा क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, जैसे अगर पॉइंट 1 पे हमने स्पर्श रेखा खींचा ऐसे, तो ये पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है, पॉइंट 2 पे E2, पॉइंट 3 पे E3 और पॉइंट 4 पे E4, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। ठीक है, तो एक बार में एक बिंदु पर एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, जैसे पहले पॉइंट पे E1, दूसरे पे E2, तीसरे पे E3, चौथे पे E4। तो चौथा जो गुणधर्म है वो कहता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक, ये चौथा गुणधर्म है। तो पांचवा गुणधर्म कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं काटती हैं तो सुनना, रीजन इसका है कि मान लो ये एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखा है, और एक दूसरी वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, ये पहली वैद्युत बल रेखा और ये दूसरी वैद्युत बल रेखा, अगर ये दोनों एक दूसरे को काट लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को
काटती है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो इनका कटान बिंदु ये मिलेगा, है ना। और अगर आप इस कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो पहली वाली लाइन के लिए स्पर्श रेखा ऐसे मिलेगी आपको, और दूसरी वाली लाइन के लिए स्पर्श रेखा इस तरीके से मिलेगी, है ना। और एक ही बिंदु पे देखो आपको दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिल रही है ना। एक ही बिंदु पे आपको दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिल रही है। अब एक ही बिंदु पे दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा संभव ही नहीं होता, ठीक है। इस वजह से वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं छठवें गुणधर्म की तरफ। तो छठवां गुणधर्म ये कहता है कि सपोज ये छठवां गुणधर्म है कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी, ठीक है, जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां की वैद्युत बल रेखाओं की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये वैद्युत बल रेखाएं एक है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और पांचवी है, ठीक है। ये पांचवी वैद्युत बल रेखा है। तो अगर ये कहते हैं कि ये पहली वैद्युत बल रेखा है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। आपको बताना है कि किस वैद्युत बल रेखा की या फिर किस बिंदु पे, ये पहली बिंदु मान लेते हैं, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु, तो किस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की प्रबलता ज्यादा होगी, ठीक है, ये बताना है। तो अगर आप पहले बिंदु पे मान के चलते हो तो क्या करेंगे हम लोग, वैद्युत बल रेखा की प्रबलता बताने के लिए एक छोटा सा हम लोग गोला बनाएंगे, ठीक है। सेम साइज का हर एक जगह पे गोला बनाएंगे। तो अगर हम सेम साइज का हर एक जगह पे गोला बनाते हैं इतना बड़ा, तो आपको ये गोला देखो, है ना। तो इस गोले से देख के ये पता चलता है कि जहां पे वैद्युत बल रेखा ज्यादा होंगी उसकी तीव्रता या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता वहां पे ज्यादा होगी। तो पहले पॉइंट पे देखो दो वैद्युत क्षेत्र की या फिर दो वैद्युत बल रेखाएं मिल रही है, मतलब जो पहला पॉइंट होगा वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, है ना। इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिल रहा है और यहाँ पे भी एक ही मिला है। तो पहले पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद E2 की होगी या फिर E3 की होगी, है ना। क्योंकि E2 और E3 लगभग बराबर है, E2 में भी एक गया और E3 में भी एक ही जाता है। तो सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता किस बिंदु पर होगी, तो पहले वाले बिंदु पर होगी। तो कहने का मतलब ये था कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होती है, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं कम मिलेंगी उसकी प्रबलता वहां पे कम होती है, ठीक है। तो अगला गुणधर्म है सातवां, कि जो हमने भी बात करी थी तीसरे गुणधर्म की, वहां पे हमने सजातीय आवेश की बात करी थी। और अगर हमारे पास में कोई विजातीय आवेश हो, ठीक है, विजातीय आवेश का मतलब होता है कोई एक प्लस हो और कोई एक माइनस आवेश हो। तो आपके पास में अगर कोई एक प्लस है और कोई एक माइनस, तो उसको कहते हैं विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं कैसे काम करती हैं, तो धनावेश से निकलकर ये माइनस की तरफ जाती हैं, ये याद रखना। विजातीय के लिए वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं, इस तरीके से धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ, ठीक है। धनावेश से निकलकर वो ऋणावेश की तरफ जाती है, ठीक। ये होती है प्लस और माइनस के लिए, ठीक है। अगले गुणधर्म की बात करें, आखिरी गुणधर्म जो है आठवां। तो आठवां गुणधर्म ये कहता है कि जैसे छठवें गुणधर्म में क्या था कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होगी। तो आठवां गुणधर्म ये कहता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं अगर कहीं पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कहीं पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो जहां पर भी एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है उस जगह पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, परस्पर समांतर, ठीक है। समांतर के साथ साथ में समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस भी जगह पर वैद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा, उस क्षेत्र में जो वैद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी
वो बराबर होगी, वो एक दूसरे के समांतर होंगे, मतलब एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज अगर आप इसका फिगर बनाना चाहो तो इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक समान, ना तो ये आगे कभी मिलेगा ना तो पीछे से कभी मिलेगा, और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो एक दूसरे के बराबर रहेगी। ठीक है, तो कहते हैं जब एक समान वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं लिखते हैं तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, तो ये था वैद्युत बल रेखाओं का गुणधर्म। आप इसको नोट करो, फिर हम लोग एक लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, तो विद्युत के बारे में आप जानते हो, द्विध्रुव का मतलब होता है दो ध्रुव, दो ध्रुव का मतलब प्लस और माइनस। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, परिभाषा लिखते हैं इसकी, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश और समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समान परिमाण के और विपरीत आवेश और समान परिमाण के दो आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, विपरीत और समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विपरीत और समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे आप जानते हो HCl, HCl आप जानते हो, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या फिर कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर आपको HCl बनाना है तो HCl कैसे बनाते हो, सपोज H एक नंबर पे आता है और H के पास में एक आवेश होता है। ठीक है, H के बाहरी कोश में एक आवेश होता है, Cl के भी बाहरी कोश में 7 आवेश होते हैं, और उन सातों में से Cl क्या करता है, Cl को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और H को अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, Cl को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और H को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, आपस में साझा करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे करते हैं, तो इन दोनों के बीच में बनता है सहसंयोजक आबंध। ठीक है, ये दोनों सहसंयोजक आबंध बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है आपका सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो जो बॉन्ड बन जाता है, मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिलने से इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। जब दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है तो एक चीज होती है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, जो Cl है, इस Cl की विद्युत ऋणात्मकता H से बहुत ज्यादा होती है, Cl की विद्युत ऋणात्मकता H से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो Cl क्या करता है, अब जो साझेदारी से ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया था कि जरूरत पड़ेगी तो आप हमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना और आपको जरूरत पड़ेगी तो हमें आपसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे,
तो जब साझेदारी से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा था, ठीक है, कि आपका 2 हो गया और मेरा 2 हो गया, ठीक है, तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता जब ज्यादा होती है H वाले से, तो Cl क्या करता है, धोखे से इस वाले आवेश को या फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने लगता है, ठीक है। Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से Cl क्या करता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी जो साझेदारी में उसने यूज करवाया था H से, उसको भी अपनी तरफ खींचने लगता है। तो जब Cl H से जो इलेक्ट्रॉन मिला था उसको भी अपनी तरफ खींचने लगता है, तो ऐसा मिलता है, ठीक है। Cl ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि H की विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज्यादा है, तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर माइनस, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर प्लस। तो पूरी तरीके से नहीं खींच पाता है, थोड़ी सी खींचता है, पूरी तरीके से नहीं खींच पाता है, इसकी वजह से इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और ध्यान से देखो तो एक प्लस और एक माइनस हो गए, दो ध्रुव, प्लस और माइनस, तो ऐसे बनता है आपका ध्रुव, और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव, HCl का विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी काम में आती है, ठीक है, इन दोनों के बीच की ये दूरी भी काम में आती है, ठीक है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव था आपका, विपरीत और समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका एक्चुअल फिगर कैसे होता है, तो मान लेते हैं विपरीत प्रकार के दो समान परिमाण के आवेश हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं और उनके बीच की जो अल्प दूरी होती है उस अल्प दूरी को कहते हैं 2l, ठीक है, इस अल्प दूरी को नाम देते हैं 2l, ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन करने में आराम मिले। तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इन दोनों को मिला के हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब भी बात आएगी वैद्युत द्विध्रुव की, तो आप ये याद रखना माइनस क्यू प्लस क्यू उनके बीच की दूरी 2l, ये आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। आगे इसी में एक चीज और आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है, ये जो आवेश आपको दोनों दिख रहे हैं ना, इन दोनों आवेश का आपको परिमाण ले लेना है, दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, तो किसी एक को आपको उठाना है, चाहे माइनस वाले का वैल्यू उठा लो आप, चाहे प्लस वाले का वैल्यू उठा लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम रहती है, बस वो एक माइनस में रहता है दूसरा प्लस में रहता है। तो जब द्विध्रुव आघूर्ण बताते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इन दोनों आवेशों के परिमाण, ठीक है, किसी एक की वैल्यू उठा लेना, उनके परिमाण और जो बीच की दूरी है उस बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दिखाते हैं, तो P इज इक्वल Q इंटू 2L, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसे P से दिखाते हैं, तो P इज इक्वल Q इंटू 2L, ये द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और अगर इसके मात्रक के बारे में बात करें, तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, Q का मात्रक कूलाम और L है इसका मतलब दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है, ठीक है। विमा अगर बात करें इसकी विमा क्या होती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होती है, ये Q की विमा होती है 80, ठीक है, Q की विमा 80, और ये एक यल है मतलब मीटर है, और मीटर की विमा होती है L, ठीक है, मीटर मतलब लंबाई, और लंबाई की विमा होती है L कूलाम, ये Q की विमा होती है 80, तो L80 ये हो जाएगी द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। और अगर दिशा के बारे में बात करें, तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q आवेश की तरफ होती है, प्लस Q आवेश की तरफ,
ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझना, द्विध्रुव क्या होता है, विपरीत और समान प्रकार के समान परिमाण के दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी मतलब 2l दूरी पर रखे गए हैं तो उस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे HCl ले सकते हो आप, HBr ले सकते हो, ठीक है, H2O ले सकते हो, HI ले सकते हो, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। उसके बाद बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो जब भी आप द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव में आपने माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश बना लिया, उनके बीच की दूरी 2l मान ली। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और P बराबर Q इंटू 2l, ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। मात्रक होता है इसका कूलम मीटर, विमा होती है इसकी LAT, और दिशा होती है इसकी माइनस से प्लस क्यू आवेश की तरफ। ठीक है, ये था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो आज का ये पूरा टॉपिक था, और अगले आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण से आप वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हो। ठीक है, अगले आने वाले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, वो भी किससे, द्विध्रुव आघूर्ण से वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है।